नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार। दी फार्मासिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। ये एक गंभीर मुद्दा है। इस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने कई बार ड्रग रेजिस्टेंस की चर्चा की है। आज फिर से एक बार ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ड्रग रेजिस्टेंस इतना गंभीर मुद्दा है कि इसकी वजह से, ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से हर साल पूरी दुनिया में 5 मिलियन लगभग, यानी कि 50 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 50 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से। ड्रग रेजिस्टेंस को समझते हैं कि होता क्या है ड्रग रेजिस्टेंस। मेडिसिन जो, यानी कि दवाइयाँ जो होती हैं, अगर वो किसी को दी जा रही हैं और वो दवाइयाँ जितने समय के लिए उस व्यक्ति को लिखी गई हैं, वो व्यक्ति उन दवाइयों को उससे कम समय तक लेता है। मान लीजिए किसी को लिखी है 1 हफ्ते के लिए कोई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक उसे 1 हफ्ते के लिए लिखी हुई है, तो वो क्या करता है कि उस 3 दिन में ठीक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, तो वो बाकी के 4 दिन दवाइयाँ नहीं लेगा। लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो रह जाते हैं, पूरी तरह से मर नहीं पाते। तो जो 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स है, वो इसीलिए होता है कि जो बचे कुचे बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाएं। अब होता क्या है कि 3 दिन लेने के बाद तो मान लीजिए 90% बैक्टीरियाज मर गए, लेकिन 10% बैक्टीरियाज बचे रह जाएंगे। तो वो जो 10%, या फिर हो सकता है कि मान लीजिए 1 या 2% भी अगर बचे रह गए, तो वो क्या करेंगे, उस एंटीबायोटिक पर रिसर्च करके उसके अगेंस्ट में और ज़्यादा तगड़े अपने मतलब जो नई स्ट्रेन है वो जनरेट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया जो हैं उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, मतलब अगली बार अगर आप वो एंटीबायोटिक लोगे तो वो एंटीबायोटिक दोबारा काम करेगा नहीं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी कि एक दवाई आपने एक बार ली है, वो उस टाइम पे तो काम कर गई, लेकिन क्या होता है कि कई बार अगर आप ऐसे ही उसको सही मात्रा में ना लें और सही ड्यूरेशन जो आपको बताई गई है उसमें नहीं लेंगे, या फिर आप बार बार एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे, तो फिर वो एंटीबायोटिक जो है एक समय के बाद अपना असर खो देगा। और अगर उसने अपना असर खो दिया तो फिर उसके बाद आपके पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद हैं। तो और ऐसा होता है कि एक तरह का एंटीबायोटिक जो होता है वो, उसके मतलब अगर उसमें रेजिस्टेंस हो गया तो वो कई तरह के एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक ही कैटेगरी का अगर एंटीबायोटिक है, यानी कि अगर एक दवाई अगर आपको आपको काम नहीं कर रही है, तो ऐसा होगा कि कई दवाइयाँ एक साथ काम करना बंद कर देगी। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती है। जब प्रॉब्लम और बढ़ती है तो फिर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देते हैं कुछ समय बाद। तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जब एंटीबायोटिक ही नहीं काम करेंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से जो मौतें हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीमारियों में इंसान जो मरता है वो शरीर में किसी न किसी वजह से, इन्फेक्शन लगने की वजह से, और इन्फेक्शन की रोकथाम नहीं हो पाती है, उसी वजह से वो मौतें होती हैं। तो एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर दवाइयाँ सब्जियों से भी ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। तो ये बिल्कुल जनरल स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं और मेडिकल स्टोर्स पर भी आपको आसानी से मिल जाती हैं। प्रिस्क्रिप्शन, वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि प्रिस्क्रिप्शन आपको चाहिए मेडिसिन का, करंट डेट का एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन आपको भी सच्चाई पता है कि किस तरह से हमारे इंडिया में दवाइयाँ मतलब थोक के भाव मिलती हैं। बड़ी से बड़ी मार्केट है, वहाँ पर भी कोई आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। बस कुछ स्पेशल कैटेगरी की जो ड्रग है बस उन्हीं पे रोकथाम है, उनकी ही रिस्ट्रिक्शन उनके लिए है। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है। और एंटीबायोटिक ही क्यों, बाकी दवाइयाँ भी इम्पॉर्टेंट है सारी, चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो। हर दवाई का एक गंभीर साइड इफ़ेक्ट है, और वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो इतना गंभीर है कि वो जान लेने के लिए काफ़ी है। मतलब एक बार में नहीं लेगा, लेकिन
कई बार जब आप मेडिसिन रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। मान लीजिए पैरासीटामोल, ये ओटीसी ड्रग है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। लिवर, किडनी, हार्ट, हर तरह के, हर बॉडी ऑर्गन पर वो इम्पैक्ट डालता है। चाहे कोई और पेन किलर लीजिए, उसमें स्टार्टिंग ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होती है, अल्सर्स हो जाते हैं। तो जो पेन किलर है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ हैं, इनका भी रेजिस्टेंस होता है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो किसी भी दवाई का हो सकता है, यानी कि दवाई अपना असर खोने लग जाती है। मतलब आपने मान लीजिए 50 mg की दवाई ले रहे हैं, अगली बार आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है, 100 mg की या 150 mg की। इस तरह से आपकी जो डोज़ है वो बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। यानी कि आप दिन में एक बार लेते थे, उससे आपको आराम पड़ जाता था, हो सकता है आपको दिन में 2 बार लेना पड़े, 3 बार लेना पड़े। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ काम करना बंद कर रही है, रिसेप्टर जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दवाइयों को, मतलब वो ब्लॉक हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह से शरीर में जो है वो गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं, होना शुरू हो चुकी हैं। और यही चीज़ हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में भी यही चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। मान लीजिए एंटीबायोटिक पेरेंट्स में रेजिस्टेंट हो चुका है तो वो बच्चों में भी हो जाएगा। यानी कि हर साल आपको नई रिसर्च करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक मेडिसिन को मार्केट में आने में 10 से 15 साल का समय लग जाता है, बहुत लंबी रिसर्च होती है, फिर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद जाके वो मार्केट में आती है। मार्केट में आने के बाद भी बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, और उसके बाद भी मार्केट में चलते चलते दवाइयाँ भी, कई कई दवाइयाँ बैन हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो इसीलिए जो दवाइयाँ, एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं, तो उनमें आपको बहुत ही सावधानी से और ध्यानपूर्वक जो भी चीज़ें हैं वही लेनी है। अननेसेसरीली सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करना है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है, जिसको नॉलेज, मतलब वो किसी को ये पता लग गया कि खांसी जुकाम की दवाई है तो वो समझ जाते हैं कि उनको सब कुछ पता लग गया। 2 4 10 दवाइयों के, 100 50 दवाइयों के नाम और उसके यूजेस जान लेने से लोग खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं। तो लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको पता ही नहीं है कि कितने ज़्यादा गंभीर हैं। मतलब वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एक्चुअल में। अगर उनको सही से नॉलेज नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो सच में लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और लेती भी हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नज़र में नहीं आ पाती हैं। तो धीरे धीरे एक जो रिसर्च में चीज़ें आगे सामने आ रही हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी जैसे वैक्सीन का एक ये केस आ रहा है कि वो वैक्सीन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, देखिए हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो वो वैक्सीन की वजह से हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि वो वैक्सीन सबको लगी है। लेकिन बाकी जो दवाइयाँ हैं वो हाईलाइट नहीं हो पाती हैं क्योंकि हर कोई उसे नहीं खाता है। लेकिन हाँ, हर तीसरे चौथे पांचवें घर में वो दवाई ज़रूर यूज़ होती है। लेकिन फिर भी किसी को जब तक कि जान पे बन ना आए तब तक लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी कोविड में भी अगर ज़्यादा मौतें हुई हैं तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादातर केसेस में हुई हैं। क्योंकि दवाइयाँ जब काम करना बंद कर देंगी तभी इंसान को ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू होंगी, और उसी के बाद वो इंसान बच नहीं पाता। तो बस वही लास्ट स्टेज होती है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं, और उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, कोई भी तरह की मेडिसिन हो, मेडिसिन का दुष्प्रभाव होता ही है। और एक गलत फहमी मैं आज दूर कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में। मतलब अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ भी तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा, या फिर इतना माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होगा कि वो रिपोर्टेबल नहीं होगा। तो ये नहीं कह सकते कि आप उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि खाने के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप कुछ गलत चीज़ खा लें तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स तुरंत से दिखने लग जाते हैं। आपने बाहर का तला भुना कुछ खा लिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। आपको पता है कि जब जब खाने के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो भाई दवाइयों के क्यों नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक क्यों ना हो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। ये है कि फ़ायदा, वो कहते हैं ना, फ़ायदा ना करे तो नुकसान भी नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ़ायदा नहीं कर रही है तो वो एक अपने आप में नुकसान वाली बात है। मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन है,
तो कोई दवाई हमने दी, अब इन्फेक्शन उसका जो है वो मान लीजिए 4 दिन में वो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वो 4 दिन में ठीक नहीं हुआ तो इन्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी होगा। तो वो 4 दिन नुकसान हुए प्लस इन्फेक्शन और बढ़ गया, तो वो नुकसान हो गया एक तरह से ना। तो फ़ायदा नहीं है तो नुकसान नहीं होगा वाली बात तो यहाँ गलत सिद्ध होती है। हाँ, कुछ केसेस में वो बहुत अच्छे काम है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेदा ख़राब है या अच्छा है, हर पद्धति बहुत अच्छी है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, या कोई और जितनी भी मेडिसिन हो, एलोपैथिक हो या कोई भी हो, हर चीज़ का एक तरीका होता है। डॉक्टर की जो भी उनके स्पेशलिस्ट हैं उनकी निगरानी में अगर दवाई ली जाए तो ही वो फ़ायदा करती है। खुद से अगर आप यानी कि सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो किसी भी पद्धति से आप ठीक नहीं हो पाओगे, कोई भी हो। चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खुद से लोगे तो आपको हो सकता है चीज़ें ना पता हों, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही होम्योपैथी और बाकी तरह के जितने भी मेडिकेशन हैं, स्पेशली लेकिन एलोपैथी में जो भी ये अंग्रेजी दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तुरंत आराम करने वाली चीज़ होती है कि मतलब आपको मेडिसिन दी और तुरंत आराम करेगी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी उतनी ही तेज़ी से आते हैं। और लास्ट स्टेज पे आने के बाद एलोपैथी ही याद आती है, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद होती है। अगर एलोपैथी ही काम करना बंद कर दे तो इंसान के फिर ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं, इंसान की धड़कनें रुक जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयर कीजिए। जितनी ड्यूरेशन में आपको मेडिसिन लिखी जाए उतनी ड्यूरेशन तक लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के, फार्मासिस्ट की सलाह के, हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट के सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।